हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या जंक्शन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पहला लेक्चर कर चुके थे, आज हम लोग इसका पार्ट 2 सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चार्ज के बारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव इन नेचर है। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, कूलम है। याद होगा सीजीएस यूनिट के बारे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सीजीएस यूनिट आपकी क्या है, स्टैंड कूलम है, जिसको हम लोग ईएसयू कहते हैं। अदर यूनिट में क्या था, फ्रैंकलिन था, फैराडे था, स्टैट कूलम था, ईएमयू था। स्मॉलेस्ट यूनिट आपको याद होगी फ्रैंकलिन था और लार्जेस्ट यूनिट क्या थी, फैराडे था। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर रखा था। एक क्विक रिकैप है आपके लिए, देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हाँ, कुछ अदर यूनिट्स जिसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU, very good. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 stat coulomb and 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 Franklin। मतलब एक कूलम के तीन वैल्यूज हैं। ठीक है, पहला एक कूलम बराबर 3 into 10 to the power 9 ESU, दूसरा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम, और थर्ड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 फ्रैंकलिन। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट है 1 फैराडे। फैराडे क्या था, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज था, है ना। अभी मैंने बताया लास्ट वाले में, देखिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फ्रैंकलिन है, वेरी गुड। और लार्जेस्ट यूनिट क्या है आपका, फैराडे। तो यहाँ पर 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम एंड 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। याद होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एक बार पॉजिटिव लेते थे जब इलेक्ट्रॉन गेन होता था कि इलेक्ट्रॉन लॉस। मैंने बहुत बार बताया है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो आप कौन वाला फॉर्म लीजिएगा, Q इज इक्वल टू प्लस एनी। और जब आप इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो Q इज इक्वल टू माइनस एनी। याद रखिएगा, जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करिएगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करिएगा तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था, ना तो चार्ज बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म को चेंज कर सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का भी मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, नॉन वेरिएबल। तो उम्मीद है लास्ट क्लास वाली बातें आपको याद होंगी। चलिए, नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमें 3 मेथड पढ़ना है। सबसे पहले रबिंग, दूसरा कंडक्शन, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रबिंग से। सवाल ये आता है, रबिंग क्या है। देख समझ, अगर किसी दो न्यूट्रल बॉडी, सबसे पहले ये याद रखना, ये कब होता है, it is between two neutral bodies। ये किसके बीच में होगा, दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में होगा, जिसमें कोई क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हो। कब हो, फिजिकल कांटेक्ट हो तभी रबिंग होगा। जैसे याद करो, एक बात समझना, अगर हम लोग किसी दो बॉडीज को करीब लाते हैं या उसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे। तो इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से उठकर दूसरे जगह गया तो नंबर 1 गया, और उस इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू। तो आप याद करिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके वैल्यू से इनटू करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, चार्ज निकलेगा, विच इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एग्जाम्पल समझना, जैसे मान ले बाबू हमारे पास कोई ए बॉडी है और दूसरी बॉडी क्या है, बी। दोनों ही इनिशियल स्टेज में न्यूट्रल है। दोनों ही इनिशियल स्टेज में क्या है, न्यूट्रल। मतलब ना ए के पास कोई चार्ज है और ना ही चार्ज कोई बी के पास है। यहां तक आई बात समझ में। रबिंग में कौन सी बॉडी लेने हैं, दो न्यूट्रल लेने हैं। ए बॉडी भी न्यूट्रल है, बी बॉडी भी न्यूट्रल है। अगर दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो क्या इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, कोई भी चार्ज, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है,
मतलब ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इसका भी 0 कूलम है सर, इसका भी 0 कूलम है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, किसी फिजिकल कांटेक्ट में ले आए, मतलब ये दोनों क्या है, किसी फिजिकल कांटेक्ट में, तो ए बॉडी है, दूसरा बी बॉडी है, तो हो सकता है ए 4 इलेक्ट्रॉन अपना खो दे बी को, इट कैन बी पॉसिबल। जब हम लोग रब कर रहे हैं किसी भी दो बॉडीज को, तो रब के दौरान क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, तो ए जब अपने 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो याद करो केमिस्ट्री में खोने में हम लोग कौन सा चार्ज लाते थे, पॉजिटिव चार्ज लाते थे, तो ए पर क्या बनेगा 4 पॉजिटिव, और बी जब उस 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। समझते हैं थोड़ा और डीप में, क्लियर है? देखो समझो ध्यान से, हमारे पास दो बॉडीज थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी था हमारे पास ए और दूसरी बॉडी क्या थी हमारे पास बी, दो बॉडी थी, उन दोनों को हम लोगों ने किस में भेजा, रबिंग में भेजा। किस में भेजा बोलो, रबिंग। रबिंग में हम लोग का क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये एक ए बॉडी है एक बी बॉडी है, सर हम लोगों ने ए से बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक। अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो एक याद करो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी ज्यादा है? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। अब ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि बी के पास, सर बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि रबिंग होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, बी को मिल गया, मतलब ए ने अपने पास से 4 इलेक्ट्रॉन किसको भेजा, बी को भेजा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी क्या है, ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए से। यहाँ तक कई बात समझना, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो बी ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसे क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या बोले, ज्यादा बोले। तो चार्जेस ट्रांसफर हुआ, तो अब कितना चार्ज होगा, जैसे देखो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए, 4, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए, 4, पर जो लॉस कर रहा है उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता था, बताओ याद करो। ए के लिए अगर हम लोग बात करें तो Q इज इक्वल टू प्लस एन ई की माइनस एन ई, जल्दी बोलो, प्लस एन ई ना, तो Q इज इक्वल टू प्लस एन ई पुट किए, तो Q इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर है, 4, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर लो, Q इज इक्वल टू 16 4 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ए बॉडी पर कितना चार्ज आया, प्लस 6.4 आया। फिर सिमिलरली बी बॉडी के लिए जब तुम निकालोगे तो बी ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अगर बी 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, अरे निगेटिव चार्ज आएगा। मैंने बताया ना, अगर पॉजिटिव है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और अगर निगेटिव है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर? रबिंग समझ में आया? सुनो फिर से एक बार ध्यान से, रबिंग क्या होता है, कोई भी दो न्यूट्रल बॉडीज जब फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रबिंग कहते हैं। एक सिंपल से समझ में आया। दूसरी बात क्या सर, कि अगर कोई दो बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में ले आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर बात होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है लव या चाहत। तो अगर कोई बॉडी जैसे ए और बी फॉर एग्जांपल है, ए ने 4 इलेक्ट्रॉन अपना उठाकर बी को दे दिया तो बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुआ और ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हुआ। तो अगर कोई बी को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। सारी बात समझ में? तो बी और ए में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हुई, ए की इलेक्ट्रॉन बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुई ए से। क्या यहाँ तक रबिंग समझ में आया? कोई दिक्कत रबिंग में? क्या हम लोग आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे मान लीजिए बाबू आपके पास एक और एग्जांपल है, कोई दो बॉडीज है। हाँ याद रखना, रबिंग न्यूट्रल बॉडीज के बीच में, ठीक है। कंडक्शन और इंडक्शन, एक चार्ज रहेगा एक न्यूट्रल रहेगा तो इट कैन बी पॉसिबल, बट रबिंग हमेशा किस में होगा, मेनली दो न्यूट्रल बॉडीज के बीच में। जैसे मान ले बी ने इस बार क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सबसे पहले सवाल आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा की बी की, जिसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होता है लव, चाहत, किसके पास चाहत है इलेक्ट्रॉन लेने की, ए के पास चाहत है, तो ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया,
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी। ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है किससे, बी से। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो बता दो ए के लिए क्या लगेगा बाबू, चलो जल्दी जल्दी अब तुम लोग बनाओगे। ए के लिए बताइए, निगेटिव लगाएं, क्यू बराबर माइनस एन ई की प्लस एन ई। सर क्यू इज इक्वल टू माइनस एन ई, क्योंकि इसने गेन किया है तो क्या मल्टीप्लाई करके निकाल नहीं लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 रखना। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, जल्दी बोलो, -19 कूलम। वेरी गुड। तो इसमें चार्ज निकल जाएगा माइनस में, क्लियर है। अगर हम लोग बी के लिए लेंगे तो बी के लिए क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू, बी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस में क्या बताए थे, प्लस की माइनस, प्लस, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस एन। तो क्यू लॉस हुआ, प्लस की वैल्यू प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसमें -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? क्या रबिंग कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। अब हम लोग आते हैं, रबिंग हमारे पास क्लियर होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बाबू? कंडक्शन। कंडक्शन क्या है समझ लेते हैं पहले। इसमें क्या होगा, मिनिमम 1 बॉडी शुड बी चार्ज, मिनिमम 1 बॉडी शुड बी चार्ज। इसमें एक बॉडी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। जैसे याद करो, हम लोगों ने बचपन में एक खेल खेला होगा, जैसे स्केल और पेपर वाला, है ना, याद होगा कि स्केल को तेज एकदम हेयर पे रब करते थे। तो याद करो, स्केल हमारा एक कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रल बॉडी है या न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। और हेयर भी हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। तो क्या दोनों के बीच में हम लोगों ने एक फिजिकल कांटेक्ट किया, तो वो केस क्या हुआ, रबिंग। अब एक पीस ऑफ पेपर है, वो बेचारा न्यूट्रल है, क्या रब करने के वजह से जो स्केल है वो चार्ज हो गया होगा। और जब वो किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब जाता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, वो उसके करीब जा रहा है, तो जो टाइनी पेपर्स है या जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर्स के, वो उसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कंडक्शन कुछ ऐसा ही है, मिनिमम एक बॉडी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक रॉड लिया, मान लो -4 कूलम का, और इसको किसी न्यूट्रल बॉडी के बीच में रखा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बॉडी न्यूट्रल है और एक बॉडी चार्ज है। तो एक बॉडी आपको हमेशा चार्ज ही लेनी है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो एक बॉडी चार्ज हुई, एक बॉडी न्यूट्रल हुई। जब इसको हम इसके करीब में लाए, नो फिजिकल कांटेक्ट, बार बार बता रहा बाबू, आपने रब किया स्केल से तो वो रबिंग है, क्योंकि उसमें फिजिकल कांटेक्ट हुआ। जब वो रब्ड स्केल, क्योंकि रब जब करिएगा स्केल से तो वो स्केल चार्ज हो जाएगी। जब उसे स्मॉल टाइनी पेपर्स के पास आप ले गए तो क्या आपको जाकर उस पर क्या करना पड़ता है, उसके करीब रखना पड़ता है। वैसे ही वो टाइनी पेपर्स क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बॉडी तो न्यूट्रल हुई, पेपर न्यूट्रल हुआ, और स्केल रबिंग के वजह से कैसा बन गया, चार्ज बन गया। तो चार्ज बॉडी को जब किसी न्यूट्रल बॉडी के करीब में रखिएगा तब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। क्या होगा बोलो? और ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बोलो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी हम बोलेंगे चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन याद करो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही है। जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता तब तक चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, आ रही बात समझ में? तो असलियत में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वही तो चार्ज का ट्रांसफर है। क्लियर हो रही है मेरी बात यहाँ तक? आया समझ में? तो हम लोग एक एट अ टाइम कंडक्शन के बाद ये बोलते हैं कि हो सकता है कि इस बॉडी में 2 कूलम चार्ज रहे और ये बॉडी जो है वो -2 कूलम। सर ये -2 कूलम ही क्यों गया? तो एक बात समझना, हम लोगों ने पढ़ा है क्यूनेट इज कंजर्व्ड। यहां पर क्यूनेट अगर आप देखो तो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। -4 और +0 कितना होगा बोलो? क्यूनेट कितना आया आपके पास? -4 कूलम आया। यस सर। अगर यहां पर नेट चार्ज -4 कूलम है तो यहां पर भी नेट चार्ज आपको कितना रहना पड़ेगा? -4 ही रखना पड़ेगा। वजह, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जब आप क्यूनेट निकालने की कोशिश करिएगा तो आपके पास Q1 है -2 कूलम और दूसरा भी क्या है, -2 कूलम।
तो क्यूनेट विल बी -2 प्लस माइनस -2, तो क्यूनेट की वैल्यू कितनी आ गई -4 कूलम। यहाँ तक बात सही है, कंडक्शन समझ में आया। कंडक्शन में मिनिमम वन बॉडी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप स्केल और पेपर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेरी गुड। इसमें बस ये याद रखना है, कंडक्शन में चार्जेस शुड बी कंजर्व। अगर आपने फर्स्ट वाले में क्यूनेट -4 निकाला है तो सेकंड वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा, -4 ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए -6 आ रहा है और यहाँ पे -4, ये वैलिड नहीं है। अगर आप किसी चार्ज को कंजर्व रखना चाहते हैं तो उसके केस 1 में जितनी उसकी नेट चार्ज है उतनी ही केस 2 में भी लानी है। यहां तक बात क्लियर है, क्या कंडक्शन क्लियर? अब एक नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडक्शन। इंडक्शन क्या है समझ ध्यान से। इंडक्शन में भी याद रखोगे मिनिमम वन बॉडी शुड बी चार्ज। इसमें भी कितना होगा, मिनिमम वन बॉडी शुड बी चार्ज। इसमें से एक बॉडी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। एक बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, एक बॉडी चार्ज हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक रॉड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक रॉड है और एक स्फेयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई स्फेयर है, ठीक, क्लियर है। तो एक स्फेयर कंसिडर कर रहे हैं और एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर -4 कूलम की चार्ज है, ठीक है। और सेकंड वाले में अगर हम इस स्फेयर पर देखें तो हो सकता है यहाँ पर -2 कूलम की चार्ज है, ठीक। -4 -2, व्हाट विल बी द क्यूनेट, जल्दी निकालो, बताओ जल्दी बताओ, क्यूनेट कितना आ रहा है? हाँ हाँ तुम ही से पूछ रहे हैं। क्यूनेट हो गया तुम्हारा -4 प्लस -2, तो क्यूनेट विल बी -6 कूलम, ठीक। सर यहाँ पर जो है वो माइनस चार्ज है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर हम इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें, जैसे मान लो ये, इसको हम लोग +2 कूलम मान लें, क्या मान लेते हैं बोलो, +2 कूलम मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो चार्ज है वो +2 कूलम है। तो कहीं ना कहीं सर इस बॉडी पर कौन सा चार्ज एग्जिट कर रहा है, यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब हम लोग क्या करें, जब हम लोग इसे इंडक्शन करते हैं तो समझना, जब इस -4 कूलम के रॉड को इसके करीब लाया गया तो जाहिर सी बात है सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे तरफ कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब इसमें से फेवरेबल चार्ज क्या है, मान लीजिए इस बॉडी को हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रहे, तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उनको हम लोग किस में भेज सकते हैं, अर्थ में। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ। अर्थिंग सुने, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम क्या कर दें, सब को एक जगह कलेक्ट करें और फिर उसको अर्थ में जाकर ख़त्म कर दें। तो इससे क्या होगा, ये बॉडी कौन सी चार्ज की बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इंडक्शन समझ में आया, जैसे -4 कूलम की चार्ज है और एक मान लीजिए +2 कूलम की चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूनेट भी चेंज हो सकता है आपका, क्योंकि +2 है भाई, तो +2 तो ये हो गया कितना, -2 कूलम। तो -2 कूलम की जब चार्ज है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं। तो हो सकता है एक बॉडी के तरफ निगेटिव चार्ज हो जाए और दूसरे तरफ क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज। हम ये चाह रहे हैं कि उस चार्ज स्फीयर पर सिर्फ कौन सी चार्ज हो, पॉजिटिव हो, तो निगेटिव शुड बी अर्थ। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए नहीं सर हमको तो पॉजिटिव हटाना है, तो पॉजिटिव को आप अर्थ कर दीजिए पॉजिटिव के साइड से और सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, निगेटिव में फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, एक कंडक्शन में एक फॉर्मूला याद रखोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं बाबू, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। इन केस ऑफ रबिंग 2 न्यूट्रल बॉडीज कैन बी चार्ज। रबिंग जब होगा तो 2 न्यूट्रल बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा। वेरी गुड। इंसुलेटर्स आर जनरली चार्ज बाय रबिंग। याद करो, आपके हेयर इंसुलेटर है, आपका स्केल इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर किसके द्वारा चार्ज बन रहा है, रबिंग के द्वारा। वेरी गुड। चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस wherever there is difference in electric potential। ये जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टर्म है, ठीक है। V = KQ/R, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा
के याद करो, के लास्ट क्लास में बताए थे, कूलम्स कांस्टेंट कितना था वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के का फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। श्योर चेक ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी रिपल्शन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगर कोई बॉडी पर श्योर चेक है, मतलब हम कैसे चेक करें कोई बॉडी चार्ज है, तो अगर वो फोर्स ऑफ रिपल्शन शो कर रहा है तो समझ जाओ वो बॉडी क्या है, चार्ज है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, और एक तुम्हारा क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, जो हमारा एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला यहां पर देख लोगे, थोड़ा ध्यान देना। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये आता है बाबू, समझ, जैसे दो बॉडी है, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो हमारा कंडक्शन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी Q1 है, ये इसकी रेडियस कोई R1 है, स्फेरिकल बॉडी रहेगी, और ये मान ले बाबू तुम्हारे पास कोई बॉडी Q2 है और इसकी रेडियस R2 है। इसको हम लोगों ने रबिंग, कंडक्शन या किसी भी तरीके में भेजा, तो इसका एक चार्ज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हो सकता है कि स्मॉल चार्ज Q1 हो रबिंग, इंडक्शन, कंडक्शन के बाद, और ये क्या हो जाए तुम्हारा Q2 हो। मेनली इसमें कंडक्शन के बाद होता है, किसमें होता है बोलो, कंडक्शन। तो सवाल ये पूछता है कि इसका Q1 और Q2 क्या होगा, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला एक लिख दे रहा हूँ, याद रखना। Q1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई Q1 प्लस Q2, ये एक फॉर्मूला याद रखना। और दूसरा Q2 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई Q1 प्लस Q2। जितने चार्जेस गिवन है उसकी रेडियस गिवन है, तो एक स्मॉल Q1 का फॉर्मूला R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, और R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। यहाँ तक बात क्लियर है, याद रहेगा दोनों फॉर्मूलास, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 गोल्ड लीफ, 2 सोने के पत्ते, ठीक है, समझ गया है, 2 सोने के पत्ते हैं, यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द बॉडी, और इससे क्या निकलेगा, चार्ज डिटेक्ट होगा। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, समझना ध्यान से। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इजी कंसेप्ट है। सबसे पहले ये बताओ, एक जनरल सा सवाल है, अगर कोई 2 सेम नेचर ऑफ चार्ज है, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन? सेम नेचर, सेम नेचर में क्या बताए थे, रिपल्शन, अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन। अरे सेम नेचर में रिपल्शन होता है और अपोजिट नेचर में अट्रैक्शन होता है। तो मान लीजिए हम लोग एक जार लेते हैं, ठीक है, और ये एक ब्रास रॉड है, ठीक, ये क्या है बोलो, ब्रास रॉड, ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रास रॉड है, और इसमें 2 गोल्ड लीफ जो है वो सिचुएटेड है, समझना ध्यान से, 2 गोल्ड लीफ है, एक गोल्ड लीफ ये और दूसरा गोल्ड लीफ ये, इन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल थीटा है, ठीक है, गोल्ड लीफ्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज बॉडी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव Q का कोई चार्ज है, इसको हम उस ब्रास रॉड के करीब लाएं, तो ये चार्ज क्या होगा, इसमें ट्रांसफर होगा थ्रू कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू इसमें ट्रांसफर होगा। तो एक बात याद कर बाबू, अगर ये गोल्ड लीफ है तो गोल्ड लीफ पहले से क्या होता है, पॉजिटिव, अगर हम उसमें और पॉजिटिव चार्ज देंगे, देख पहले से ये पॉजिटिव था, इस पर और पॉजिटिव दिए, तो क्या ये रिपल्शन करेगा? अगर मान लीजिए पहले से ये पॉजिटिव चार्ज था, हम उस पर क्या कर रहे हैं, और पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसकी एंगल जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा डैश। क्या बोलेंगे बोलो, थीटा डैश। देख समझ फिर से, एक हमारे पास ब्रास रॉड है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक रॉड लाया जो पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज का रॉड इसमें ट्रांसफर हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज का रॉड जब इसमें अपने चार्जेस को ट्रांसफर करेगा,
तो फ्लो करते हुए चार्ज आएगा गोल्ड लीफ के पास। गोल्ड लीफ पहले से पॉजिटिव है, हम उस पर और पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो भाई मान ले पहले से पॉजिटिव है, अगर उस पर और पॉजिटिव दे रहे हैं तो उस पर एक्सेस पॉजिटिव हुआ। अगर ये गोल्ड लीफ भी पॉजिटिव और दूसरा गोल्ड लीफ भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और रिपल्शन करेगा तो जाहिर सी बात है सर एंगल फैलेगा, तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताओ जब हम लोग इस पर पहला केस कौन सा चार्ज लें, पॉजिटिव रॉड, कौन सा रॉड लाए बोलो, पॉजिटिव रॉड लाए, पॉजिटिव रॉड लाए तो रिपल्शन इंक्रीज कर गया, रिपल्शन क्या कर गया, रिपल्शन और ज्यादा होने लगा। तो ये केस डाइवर्ज का होगा कि कन्वर्ज का, याद रखिएगा डाइवर्ज का, क्योंकि डाइवर्ज होने के वजह से थीटा डैश क्या आया, बड़ा आया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। यहां तक बात क्लियर है। सेकंड केस, केस नंबर 2, अगर हम इसमें निगेटिव रॉड लाएं, कौन सा रॉड लाएं बोलो, निगेटिव रॉड, निगेटिव रॉड फॉर एग्जांपल यहां पर प्लस क्यू था, इस बार हम लोग ले रहे हैं माइनस क्यू, कौन सा चार्ज ले रहे हैं बोलो, माइनस क्यू। आपको ये बात पता है गोल्ड लीफ पॉजिटिव है, अगर हम उसमें निगेटिव चार्ज कंडक्शन के थ्रू ला रहे हैं तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा, और दोनों गोल्ड फॉइल जो है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा। इस एंगल को बोलेंगे थीटा डबल डैश, क्या बोलेंगे बोलो, थीटा डबल डैश। यहां पर रिपल्शन हुआ नहीं सर, यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों गोल्ड फॉइल आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से हम क्या बोलेंगे, रिपल्शन कम होगा। इसमें रिपल्शन क्या होगा केस नंबर 2 में, इसके रिलेटिवली तो रिपल्शन कम होगा, और अगर रिपल्शन कम हुआ तो थीटा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, किससे, थीटा डबल डैश। एक बार फिर से गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये चार्ज को डिटेक्ट करने में यूज होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बाबू कि गोल्ड की प्रॉपर्टीज पहले समझो, गोल्ड पहले से ही पॉजिटिव है, अगर हम उसमें और पॉजिटिव रॉड ले आए जिसके वजह से कंडक्शन के वजह से चार्जेस ट्रांसफर हुए, चार्जेस जब कंडक्शन के वजह से ट्रांसफर हुए तो गोल्ड पहले से पॉजिटिव और उस पर क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव, तो एक्सेस पॉजिटिव हुआ तो जाहिर सी बात है सर रिपल्शन होगा, और जो रिपल्शन होने की वजह से एंगल आया उसे हम लोग क्या बोले, थीटा डैश बोले। तो अगर थीटा डैश बड़ा है किससे, ओरिजिनल एंगल से। यहां तक बात क्लियर है। सेकंड, जब हम उसमें निगेटिव रॉड लाते हैं तो जाहिर सी बात है सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, तो रिपल्शन इसके बीच में कम होगा, और अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से इसकी एंगल और क्लोज होगी, और क्लोज होगी तो एंगल दोनों के बीच में छोटा होगा, तो उस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला, थीटा डबल डैश माना। तो थीटा डबल डैश विल बी ग्रेटर और स्मॉलर देन थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है? अरे देखो एकदम सिंपल में एक लाइन में सुन लो। पहला, जब आप पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, गोल्ड पॉजिटिव, आपने फिर पॉजिटिव लाया तो एक्सेस पॉजिटिव हुआ, रिपल्शन इंक्रीज कर गया। केस डाइवर्ज का, थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा, और यहां पर केस क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। क्या हो जाएगा बोलो, कन्वर्ज, क्योंकि एंगल्स क्या हो रहा है आपस में, कन्वर्ज। देखो फिर से एक बार फिर से समझना, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के रॉड के वजह से गोल्ड भी क्या है, गोल्ड पहले से पॉजिटिव है, आपने पॉजिटिव चार्ज का रॉड लिया तो पॉजिटिवनेस इंक्रीज कर गए, तो थीटा क्या हो गया, बढ़ गया, तो थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा, केस ऑफ डाइवर्ज। वेरी गुड। सेकंड, जब हम लोगों ने निगेटिव चार्ज लिया तो निगेटिव चार्ज के लेने से क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल थीटा डबल डैश क्या हो गया, कम हो गया, और ओरिजिनल एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। एकदम क्लियर है। पॉजिटिव लोगे रिपल्शन बढ़ेगा, निगेटिव लोगे रिपल्शन कम होगा। पहली बात समझे। पॉजिटिव वाले केस में डाइवर्ज याद रखना, निगेटिव वाले केस में कन्वर्ज याद रखना। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से बता दे क्या, चलो 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 एक बार और सुन लो। अगर पॉजिटिव चार्ज का रॉड हम लाएंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, डाइवर्ज का केस होगा, थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा। ठीक है सर। अगर निगेटिव रॉड लेंगे रिपल्शन कम होगा, थीटा विल बी ग्रेटर देन थीटा डैश, मतलब थीटा ये दोनों के बीच का एंगल बड़ा होगा, किससे, थीटा डबल डैश से। और ये केस किसका होगा, कन्वर्ज का। एक बार पढ़ के देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहा है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा है, किधर गया, ये रहा। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कह रहा है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप दैट कंसिस्ट ऑफ 2 गोल्ड लीफ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द
चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज हम लोगों ने निकाला और इसके वजह से क्या हुआ, चार्ज को हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि कौन सा चार्ज जो है इस पर प्रेजेंट है। यहां तक बात क्लियर है। गोल्डीफ एक्सपेरिमेंट आता है बहुत बार सवाल, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। It states that the net force acting on a given charge is equal to the vector sum of forces exerted on it by all other charges। देखो समझना ध्यान से, ठीक है। कोई भी बॉडी है तो उसके वेक्टर सम के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, इसको हम लोग मानते हैं Q1, ठीक है। यहां से एक दूसरा चार्ज लग रहा है, मान लीजिए इसको Q2 माने। यहां से एक तीसरा चार्ज लग रहा है, यहाँ पर हम लोग Q3 माने। और यहाँ से एक चौथा चार्ज लग रहा है जिसको हम लोग Q4 माने। और यहाँ से कोई पांचवा चार्ज लग रहा है Q5, ठीक है। अब ये हो सकता है सर एक माइनस हो, प्लस हो, माइनस हो, प्लस हो, माइनस हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से चार्जेस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहली बात, रिपल्शन के लिए क्या केस करना है, दो सेम नेचर की दो अपोजिट नेचर, दो सेम नेचर, वेरी गुड। ये एक पॉजिटिव है Q1, ये एक पॉजिटिव है Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा, ठीक है सर, रिपल्शन लगेगा। दूसरा, इन दोनों के बीच में फोर्स रिपल्शन के अट्रैक्शन, ये प्लस है सर, ये माइनस है, अट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स पॉजिटिव है, दूर भागेगा, रिपल्शन, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन। तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। तो एफ नेट इज इक्वल टू, पहले में क्या ले लो F12 वेक्टर, प्लस सेकंड में क्या ले लो F13 वेक्टर, थर्ड में क्या ले लो F14 वेक्टर, और फोर्थ में क्या ले सकते हैं आप F15 वेक्टर। इन सब का वेक्टर सम ही क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि जो सेंटर अलाइंड फोर्स है उसको पहले फाइंड कर लो, और 1 का 2 के साथ तो फोर्स 1 2, 1 का 3 के साथ फोर्स 1 3, 1 का 4 के साथ फोर्स 1 4, और 1 का 5 के साथ फोर्स 1 5। जो सेंटर पर फोर्स होगा वो सब पर क्या लगेगा, नेट फोर्स क्या देगा, उन सब का वेक्टर सम देगा। यहां तक बात क्लियर है। इस पर एक बात समझ ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बहुत यूज होगा, R इज इक्वल टू अंडर, R का मतलब होता है रिजल्टेंट, है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और आपने थीटा पढ़ा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, इट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। अगर कोई दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल, वेक्टर आई होप आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक है बाबू। अगर मान लो ये A वेक्टर है और ये क्या है बोलो B वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। और इसके बीच से जो रिजल्टेंट निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, R, रिजल्टेंट, ठीक है। तो R का फॉर्मूला क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट का। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो हम लोग एक स्टार्टिंग से जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। चार्जेस के बारे हम लोगों ने पढ़ा, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा, और फिर पढ़ा लास्टली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बातें और आगे है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर को यहीं रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें नोट्स इजीली अवेलेबल है, तो आप उसको नोटेड डाउन भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।